त्रिशूल एजुकेशन में आपका पुनः स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को आज हम पढ़ने वाले हैं, उस टॉपिक का जो नाम है वो है लीबेंस्टीन का क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत और इसी का दूसरा नाम है न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धांत। अब बात आती है कि यह सिद्धांत किसने दिया। तो जो यह सिद्धांत दिया है, अमेरिका का एक अर्थशास्त्री हुआ था, उसका नाम था प्रोफेसर हार्वे लीबेंस्टीन और अपना यह सिद्धांत उसने दिया था 1957 में, 1957 के अंदर उसने यह सिद्धांत दिया था। अब यह सिद्धांत उसने किन देशों के लिए दिया था, किन देशों के आर्थिक विकास के लिए दिया था। तो अपना यह सिद्धांत उसने अल्प विकसित या निर्धन देशों के आर्थिक विकास के लिए दिया था। उसने चीन, भारत और इंडोनेशिया का अध्ययन किया। उस समय अध्ययन किया, देखा कि ये देश विकास क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। तो उसने देखा कि यहां पर निर्धनता क्या है, बहुत ज्यादा है। अधिकांश लोग क्या है, बेरोजगार हैं। अधिकांश लोग कृषि में लगे हैं। यहां पर आय का स्तर बहुत कम है, राष्ट्रीय आय बहुत कम है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय भी क्या है, बहुत कम है। हर चीज क्या है, इन देशों में बहुत कम है, जिससे ये देश भीषण गरीबी के चक्र में, गरीबी के दुष्चक्र में फंसे रहते हैं। अर्थात लोग गरीबी गरीब हैं, चारों तरफ गरीबी फैली हुई है, जीवन स्तर गिरा हुआ है, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है, शिक्षा की नहीं है, रोड नहीं है, मतलब हर क्षेत्र में देश पिछड़ा हुआ है। तो यहां पर लिविस्टीन ने बताया कि किस प्रकार से ये देश आगे बढ़ सकते हैं। उसने कहा कि मैं देता हूं तुम्हें सिद्धांत, मैं बताता हूं तुम्हें कि तुम आगे कैसे बढ़ सकते हो। इससे पहले हम रोडान का सिद्धांत भी पढ़ चुके हैं। रोडान ने बड़े धक्के की बात की थी, बड़े निवेश की बात की थी कि बड़ी मात्रा में पूंजी लगानी है यदि देश को आगे करना है। लेकिन यहां पर यह बतलाता है कि न्यूनतम राशि लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये तो गरीब देश हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आएगा निवेश करने के लिए, सड़क बनाने के लिए कहां से आएगा, बंदरगाह बनाने के लिए कहां से आएगा। यदि ये कृषि में सुधार करना चाहते हैं तो इनके पास पैसा इतना ज्यादा कहां से आएगा, कॉलेज स्कूल खोलने के लिए इतना पैसा कैसे कहां से आएगा, जो कि रोडान ने कहा था। तो जो लिवेंस्टीन है उसने कहा कि यहां पर जो गरीबी है अल्प विकसित देशों में, विशेष रूप से उसने जो स्टडी की थी भारत, चीन और इंडोनेशिया के बारे में की थी, ये भी उसमें बहुत गरीब देश थे। तो वो नतीजे पे पहुंचा कि इन देशों को यदि गरीबी के दुष्चक्र से बाहर निकालना है, यहाँ पे गरीबी खत्म करनी है, उत्पादन को बढ़ाना है, आय के स्तर को बढ़ाना है, पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना है, तो मेरे पास सिद्धांत है भाई, मैं बताता हूं आपको। तो उसने एक बुक पब्लिश की 1957 में। इसी किताब में लिखा उसने यह सिद्धांत, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ये बुक आपने याद करनी है। तो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये वाली पुस्तक उसने 1957 में पब्लिश की, प्रकाशित हुई, बाजार में आई। ठीक है, तभी तो लोगों ने पढ़ा इसने क्या लिखा है इसमें। तो उसने लिखा बहुत कुछ है, लेकिन पहले हम समझते हैं कि क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न से उसका क्या अर्थ है, किसका, इसका क्या अर्थ है। तो उसने क्या कहा, निवेश की वह न्यूनतम मात्रा है कि जो अल्प विकसित देशों की प्रति व्यक्ति आय को इतना बढ़ा दे कि वे सतत विकास का मार्ग प्रशस्त या प्राप्त कर लें। बस इतनी छोटी सी डेफिनेशन है किसकी, न्यूनतम प्रयत्न सिद्धांत, इसी का नाम है न्यूनतम प्रयास सिद्धांत। इतना न्यूनतम प्रयास जरूर करना है कि जिससे कि प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जा सके, मतलब इतना निवेश जरूर करना है भाई, कम से कम। रोडान ने तो कहा था कि बहुत ज्यादा करना है, लेकिन इसने पढ़ा कि ज्यादा कहां से करेंगे, ये तो गरीब देश हैं, इनके पैसा कहां से आएगा सारे सेक्टर में निवेश करने के लिए। तो इसने कहा आप निवेश करिए, छोटे छोटे टुकड़ों में करिए, कम कम पैसा लगाइए। ठीक है, यदि आप 2 स्कूल खोल सकते हैं 2 ही खोलिए, आप 3 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं 3 किलोमीटर ही बनाइए। ठीक है, यदि आप 4 डैम नहीं बना सकते, एक ही डैम बना लीजिए ऊर्जा के क्षेत्र में। आप लोहे की एक ही फैक्ट्री लगा दीजिए, आप कपड़े की 4 नहीं लगा सकते हैं तो एक ही लगा दीजिए। इस प्रकार से इसने बात की कि जो विकास का यहां पर रास्ता रहेगा अल्प विकसित देशों में गरीबी को दूर करने के लिए, इसके लिए निवेश छोटे छोटी मात्रा में कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके पास पैसा
कम है। अब छोटी छोटी मात्रा का क्या मीनिंग होता है? माना कि देखिए 4 मंजिल की बिल्डिंग गवर्नमेंट ने बनानी है, सरकार ने 4 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है, लेकिन पैसा उसके पास केवल 1 मंजिल को बनाने के लिए है। पैसा उसके पास 1 ही मंजिल को बनाने के लिए है और वो है मानावाद 100 रुपया, 1 मंजिल के लिए 100 रुपया। अब यदि वो 4 मंजिल बनाता है तो पैसा तो वही है, ठीक है जी। तो इतने पैसे में 4 मंजिल की बिल्डिंग नहीं बनने वाली है, इसलिए क्या करना चाहिए कि केवल 1 मंजिल की बिल्डिंग ही बनाओ, ठीक है जी। पहली मंजिल की बिल्डिंग बनाओ कंप्लीट रूप से, जो कि उपयोग में लाई जा सके, जिसको काम में लाया जा सके। अरे यदि 4 बनाता है, 100 में 4 बनाता है तो थोड़ा सा एक बनेगा, थोड़ा सा एक बनेगा, थोड़ा सा एक बनेगा, तो अर्थात कोई भी बिल्डिंग क्या होगी, पूरी नहीं बनेगी और सारा पैसा क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए लिबेंस्टीन ने क्या कहा है कि आप क्या करिए, निवेश की न्यूनतम मात्रा से स्टार्ट कीजिए। जितना पैसा आपके पास है, जैसे हमने उदाहरण दिया कि 100 रुपया यदि देश के पास है, 4 मंजिल बिल्डिंग बनानी है, लेकिन इसमें 1 ही मंजिल की बिल्डिंग बन सकती है, तो 1 ही मंजिल की बनाइए। 4 का ख्वाब बाद में देखना, जब 1 मंजिल बनेगी तो ये काम में आएगी, तो ये भी पैसा कमाने का काम करेगी। यदि आप 3 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं तो 3 किलोमीटर ही बनाइए। आप 1000 की बात बाद में सोचना कि जब आप 3 किलोमीटर कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके आगे 3 किलोमीटर और आगे जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से छोटा छोटा निवेश करके, कम कम निवेश करके क्या करेंगे, जो अल्प विकसित देश हैं वो अपना विकास करेंगे या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द लिबेंस्टीन। अब देखिए आगे उसने क्या कहा कि इन देशों में 2 प्रकार के घटक जो होते हैं साथ साथ चलते हैं, साथ साथ चलते हैं। एक घटक का नाम है पहला आय को बढ़ाने वाला जो घटक है, उसको नाम दिया उसने प्रोत्साहन, स्टिमुलेंट्स। आय को बढ़ाने वाले जो घटक हैं उसको कहा उसने प्रोत्साहन, ये भी देश में चलता है। दूसरा है आय को घटाने वाले घटक, ये भी देश में चलता है, इसको कहा उसने झटका या झटकों। तो उसने कहा जो अल्प विकसित देश हैं यहां पर 2 चीजें एक साथ चलती हैं, 2 घटक एक साथ काम करते हैं। एक तो चलता है प्रोत्साहन का काम और एक चलता है झटकों का काम, ठीक है जी। ये 2 काम यहां पर चलते हैं। तो आय को बढ़ाने वाला जो भी काम होगा उस काम को उसने कहा प्रोत्साहन। क्या कहा उसने, प्रोत्साहन। प्रोत्साहन से ही क्या होगा, इकोनॉमी देश की आगे बढ़ेगी। तो किससे बढ़ने वाली है, इसके लिए चाहिए पैसा। तो आय को बढ़ाने वाला जो घटक है वह है विनियोग में वृद्धि, यानी कि विनियोग में वृद्धि, अर्थात विनियोग को बढ़ाना पड़ेगा। 100 रुपए की जगह 200 रुपए करना पड़ेगा, भाई बचाना पड़ेगा। किसी न किसी प्रकार से देश का विकास तो करना ही करना है। तो आय को बढ़ाने वाला जो घटक है वह है प्रोत्साहन, ठीक है जी। उसमें हम लेंगे विनियोग में वृद्धि करना, वो भी कितना, न्यूनतम से, न्यूनतम से जितना आपकी औकात है। दूसरा जो घटक है वह है आय को घटाने वाला, ठीक है, उसको कहा उसने झटका, झटकों, ठीक है। और वो झटका कौन दे रहा है इकोनॉमी को, वो दे रहा है जनसंख्या वृद्धि। अल्प विकसित देशों में जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, बढ़ रही है, जो क्या कर रही है कि आय को घटाने का काम कर रही है। जितना भी पैदा हो रहा देश में वो सारा का सारा देश की बढ़ती हुई जनसंख्या क्या कर रही है, हड़प रही है, बचने का कुछ नाम ही नहीं है। तो इसलिए यहां पर उसने 2 घटक लिए। क्या क्या लिया उसने, देखो भाई, एक तो आय को बढ़ाने वाला घटक ले लिया, उसको कहा उसने प्रोत्साहन, ठीक है। प्रोत्साहन में उसने कह दिया विनियोग या निवेश को रख दिया, और आय को घटाने वाले में उसने रख दिया झटकों को। झटकों में मेन रूप से उसने ले लिया जनसंख्या में वृद्धि, ठीक है जी। सॉक्स लग रहे हैं। अब देखिए अल्प विकसित देश विकास कब करेंगे अब, क्योंकि यहां पर एक तो प्रोत्साहन का काम भी चल रहा है और झटकों का, सॉक्स का काम भी चल रहा है। जहां प्रोत्साहन अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेगा, वहीं झटकों का जो काम है वो क्या है, अर्थव्यवस्था को पीछे धकेलने का काम करेगा। इससे क्या होगा कि देश की आय बढ़ने की जगह घटेगी, प्रति व्यक्ति आय घटेगी। तो यहां पर ये देश कब आगे निकल सकते हैं, कब विकास कर सकते हैं, उसने कहा जब प्रोत्साहन क्या हो, झटकों से ज्यादा हो। माना कि देखिए प्रोत्साहन यदि 3% की दर से होता है, ठीक है जी, विनियोग, तो ये जो झटके हैं इनका परसेंट कितना होना चाहिए, 1% होना चाहिए, ठीक है। प्रोत्साहन ज्यादा होना चाहिए, इसलिए लिखा है प्रोत्साहन ग्रेटर देन झटकों। तो 3% की दर से यदि इकोनॉमी में प्रोत्साहन है, वृद्धि हो रही है,
तो झटके कम कितने होने चाहिए? 1% होने चाहिए। ठीक है, तो प्रोत्साहन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और जो झटके हैं अर्थात जो प्रति व्यक्ति आय को घटाने का काम करते हैं, इसमें कमी होनी चाहिए, तब जाके अल्प विकसित देश आगे बढ़ सकते हैं, विकास कर सकते हैं। सिद्धांत की कुछ मान्यताएं हैं, एजम्पशंस ली हैं किसने? प्रोफेसर लिबेंस्टीन ने, कि जिन मान्यताओं के ऊपर उसका यह सिद्धांत टिका हुआ है। अब ये मान्यताएं कौन कौन सी है? उसने मान लिया कि बंद अर्थव्यवस्था होती है, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी की बात की उसने, खुली अर्थव्यवस्था की बात नहीं की। बंद अर्थव्यवस्था किस अर्थव्यवस्था को कहते हैं? उस अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं जिसका किसी भी देश के साथ व्यापार नहीं होता है। ठीक है, आयात निर्यात कुछ नहीं। आगे उसने कहा बचत, आय और विनियोग विकास में सहायक होते हैं। इस देश का विकास कौन करने वाले हैं? वो करने वाले हैं बचत, आय और विनियोग। ओके, ये उसकी मान्यता आ गई पहले नंबर की। जनसंख्या वृद्धि के कारण निर्धनता एवं निम्न पूंजी निर्माण का दुष्चक्र, क्या बोला उसने? इसका मीनिंग हो गया कि जो अल्पविकसित देश हैं, इन देशों में जो जनसंख्या की वृद्धि दर है वो बहुत ज्यादा है, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और जनसंख्या के बढ़ने के कारण ही क्या हो रही है? निर्धनता आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहां पर रोजगार के साधन नहीं है, सब लोग कहां लगे हुए हैं? कृषि में लगे हुए हैं और वहां भी जो प्रोडक्शन है बहुत कम है, इसलिए निर्धनता एवं निम्न पूंजी निर्माण का दुष्चक्र यहां चलता रहता है। हमेशा व्यक्ति गरीब ही बना रहता है। व्यक्ति का गरीब होने का अर्थ है कि देश का गरीब होना। देश में कौन रहता है? लोग ही तो रहते हैं। तो लोग यदि आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा, लोग पीछे आएंगे तो देश भी क्या होगा? पीछे आएगा। एक दूसरा उसने मान लिया जनसंख्या वृद्धि, क्या बोला उसने? जनसंख्या विस्फोट भी कह सकते हैं इसको। अगला इसमें आता है पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहनों का अभाव। पर्याप्त मात्रा में प्रोत्साहनों का अभाव अर्थात यहां पर विनियोग के लिए, निवेश करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पर नहीं है, इन देशों में नहीं है, जिससे ये देश क्या है? आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगला देखिए, साधनों और निवेश में अविभाज्यता पाई जाती है। जो साधन है, उत्पादन के साधन, इनको हम टुकड़ों में लगा सकते हैं। जैसे कि रोडान ने कहा था कि आप टुकड़ों में नहीं लगाएंगे, पूरा लगाएंगे। यहां पर इसने कहा कि यहां पर जो साधन है और निवेश में क्या है? अविभाज्यताएं पाई जाती हैं। आप इनको छोटे छोटे टुकड़ों में छोटी छोटी मात्रा में निवेश कर सकते हैं। एक दुकान बनाइए, एक सड़क बनानी एक बनाइए, एक स्कूल बनाना एक बनाइए। ठीक है जी। अगला उसने बोला आय बढ़ाने वाले और आय घटाने वाले घटकों में संघर्ष पाया जाता है। जो आय बढ़ाने वाला है और जो आय घटाने वाले जो कारक, इन दोनों में टकराव रहता है। जैसे हमने यहां पर कहा आय बढ़ाने वाला है प्रोत्साहन, विनियोग, आय को घटाने वाला है जनसंख्या वृद्धि। यदि जनसंख्या वृद्धि ज्यादा रहेगी तो क्या करेगी? आय को घटाने का काम करेगी। तो अर्थव्यवस्था आगे कब निकलेगी? जबकि प्रोत्साहन ज्यादा होगा और झटके क्या होंगे? कम होंगे। जैसे हमने यहां पर उदाहरण के द्वारा बताया था, एक बार और पुनः बता देता हूं। यदि प्रोत्साहन का जो दर है, रेट है, विकास की दर है 4%, ठीक है जी, और इधर झटकों की दर क्या होती है? वो गिर के 2% हो जाती है, तो कह सकते हैं कि देश आगे बढ़ रहा है, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो रही है। तो इस संघर्ष में किसको आगे बढ़ना है? इस संघर्ष में प्रोत्साहन को आगे बढ़ना है, अर्थात निवेश को ज्यादा करना पड़ेगा। लेकिन उसने कहा न्यूनतम से बात की उसने, ठीक है, अधिकतम तो इनके पास है ही नहीं। आगे देखिए, पुरानी मान्यताएं, रीति रिवाजों का पाया जाना। जो अल्पविकसित देश हैं, यहां पर ऐसे रीति रिवाज पाए जाते हैं, ऐसे अंधविश्वास पाए जाते हैं, इनके ऊपर लोग ज्यादा विश्वास करते हैं और जनसंख्या तेजी से यहां पर ग्रो करने लग जाती, बढ़ने लग जाती है। तो अंधविश्वास जब ज्यादा होते हैं तो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, भाग्यवादी बन जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं जाना चाहता है। तो ये भी क्या होते हैं? विकास में बाधक होते हैं, ये उसने माना। अगला देखिए, अगला उसने क्या कहा? आय और जनसंख्या में प्रत्यक्ष सह संबंध होता है। आय और जनसंख्या में डायरेक्ट रिलेशनशिप बताया उसने कि आय और जनसंख्या में सीधा संबंध होता है। यदि आय बढ़ती है, उसने कहा, तो जनसंख्या भी बढ़ने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों में क्या है? रिलेशन जो जा रहा है, कोरिलेशन, वो पॉजिटिव में जा रहा है। न्यूनतम निवेश से कम निवेश होने पर जनसंख्या बढ़ती है। क्या आगे उसने कहा
कि न्यूनतम निवेश से कम निवेश, अर्थात न्यूनतम निवेश जैसा मान लेते हैं कि 200 रुपया निवेश बहुत जरूरी है किसी डैम को बनाने के लिए। ओके जी, 200 रुपये किसी डैम को बनाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन निवेश होता है 100 रुपये का। ठीक है, तो डैम क्या होगा, आधा ही तैयार होगा। डैम क्या बनेगा, आधा ही बनेगा, उसमें बिजली पैदा नहीं होगी, बिजली नहीं बनेगी और काम अधूरा जो रहेगा वो किसी काम का नहीं रहता है। तो इसलिए उसने कहा न्यूनतम निवेश से कम निवेश होने पर जनसंख्या बढ़ती है। अर्थात निवेश यहाँ 200 होना था और वहां 100 हो रहा है, तो जब आय का स्तर अर्थात इससे जो इनकम होगी लोगों की वो भी कम होगी, और इनकम जब कम होती है तो ऐसे में लोग ज्यादा बच्चा पैदा करते हैं, क्योंकि उनकी जो ताकत होती है वो क्या होती है, उनके बच्चे होते हैं, क्योंकि उनके खिलाने पिलाने पर ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है, शिक्षा दीक्षा पर कोई ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता है। कहाँ से पढ़ाएं, जो स्कूल नहीं पढ़ाना है, ठीक है, अनपढ़ रखिए। इसलिए यहां पर उसने ये बात की कि आय और जनसंख्या में प्रत्यक्ष सह संबंध होता है, कि आय बढ़ती है तो जनसंख्या भी बढ़ती है। आगे कहा उसने न्यूनतम निवेश से कम निवेश होने पर जनसंख्या बढ़ती है। यदि निवेश की राशि पैसा बहुत कम लगाया जाता है किसी प्रोजेक्ट में, तो ऐसे में क्या होगा, लोगों के पास भी कम पैसा आएगा। जब कम पैसा आएगा, आय कम होगी, तो फिर जनसंख्या भी बढ़ने का काम करेगी। तो यहाँ पर आज हमने आपको क्या बताया, अभी ये बताया कि लिविंगस्टेन ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम है न्यूनतम आवश्यक प्रयत्न सिद्धांत, और यह दिया उसने अल्प विकसित देशों के लिए, गरीब देशों के लिए। क्यों दिया, ये बातें हम बता चुके हैं आपको। भारत, चीन, इंडोनेशिया का अध्ययन किया, ठीक है, और उसके बाद उसकी बुक आई, ये वाली बुक आपने याद करनी है। न्यूनतम प्रयत्न या आवश्यक न्यूनतम प्रयत्न क्या है, या क्रांतिक न्यूनतम प्रयत्न क्या है, ये उसकी डेफिनेशन आ गई। अर्थव्यवस्था के अंदर दो घटक पाए जाते हैं, एक आय को बढ़ाने वाला घटक है, उसको प्रोत्साहन का नाम दिया गया है, उसमें निवेश में वृद्धि है। दूसरा है आय को घटाने वाला, उसको कहा झटका या झटकों का नाम दिया गया है, शॉक्स, उसे मान लीजिए जनसंख्या में वृद्धि है। ओके जी, तो उसने कहा प्रोत्साहन को बढ़ाओ और झटकों को कम करो, ठीक है, अर्थात निवेश को बढ़ाने का काम करना है और जनसंख्या को घटाने का काम करना है। यदि क्या होता है, निवेश ज्यादा होता है और प्रगति ज्यादा होती है और जनसंख्या कम बढ़ती है, तो देश क्या होगा, सतत विकास के मार्ग पर चलेगा, मतलब एक बार ऊपर जाएगा और उसके बाद तरक्की की राह पर चल पड़ेगा। और यदि ऐसा नहीं होता है तो नीचे का स्तर बना रहेगा, बहुत ही नीचे का स्तर बना रहेगा, और हमेशा गरीबी के जंजाल में देश फंसा रहेगा। और देश फंसा रहने का मीनिंग है कि वहां के लोगों का गरीबी में जीवन जीना। ओके, इसके बाद ये मान्यताएं आई। ओके, यहां तक तो ये बात सारी क्लियर हो गई है। अब इससे आगे इस सिद्धांत को हम लेंगे वीडियो के दूसरे भाग में, पार्ट 2 में, और आगे इस सिद्धांत को बढ़ाने का काम करेंगे।